प्रोफेसी की शुरुआत 1945 में हुई थी, जब भविष्यवाणी की पहली किताब अंटार्कटिका की बर्फ में 3000 मीटर नीचे दबी हुई मिली थी। इसे किताब क़यामत के नाम से जाना जाता था। इसकी लिखाई बच्चे की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट जैसी थी, फिर भी इसकी सामग्री में एक खतरनाक भविष्य की भविष्यवाणी थी। इसकी भविष्यवाणियों के अनुसार 80 साल बाद दुनिया पर एक विनाशकारी हमला और साथ ही कई और अपोकैलिप्टिक आपदाएं आने वाली थी। इसके शब्दों की गंभीरता इतनी थी कि दुनिया ने इसे गंभीरता से लिया। जैसे ही वे कार में यात्रा कर रहे थे, वो एक सवाल पूछती है जिससे वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि दुनिया किताब की भयानक भविष्यवाणियों पर क्यों विश्वास करती है। उसके विचार कुछ देर तक वहीं अटके रहते हैं, फिर वो उसकी ओर देखता है। अभी तक उसे उसका नाम नहीं पता था। हालांकि इससे पहले कि वो पूछ पाता, वो नाम जानने की जरूरत को खारिज कर देती है और उसे जवाब देने के लिए कहती है। वो ये तर्क देता है कि भविष्यवाणियां जरूर सही होंगी, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया तुरंत होती है। वो उसके जवाब का मजाक उड़ाती है और उसकी बुद्धि पर सवाल उठाती है। अगर किताबे क़यामत में लिखी हुई एक भी घटना सच हो जाती है तो दुनिया का अंत हो जाएगा। इस रहस्योद्घाटन की गंभीरता उसे हक्का बक्का कर देती है। जैसे ही उनकी बातचीत जारी रहती है, वो हनाता की ओर मुड़ता है और पूछता है कि किताब में कितनी भविष्यवाणियां दर्ज हैं। हनाता का अनुमान है कि लगभग 200 हैं। ये बात उसे अवाक कर देती है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या दुनिया को अब बचाया नहीं जा सकता। हालांकि मदोरी उसे यकीन दिलाती है कि इनमें से लगभग 180 भविष्यवाणियों को पहले ही रोका जा चुका है। ये बयान उसे आश्चर्य से भर देता है। अभी भी वो पूरी बात को समझने की कोशिश कर रहा होता है। वो वापस उसी सवाल पर आता है कि दुनिया किताब पर क्यों विश्वास करती है। वो महिला बताती है कि किताब क़यामत एक खोजकर्ता जिसका नाम बर्नार्ड रसेल था, उसे मिली थी। जिस क्षण बर्नार्ड इसे खोलता है, सबसे पहले पन्ने पर उसका स्वागत इन शब्दों के साथ होता है, नमस्ते बर्नार्ड, जिसके बाद एक सटीक समय अंकित होता है। 17 मार्च 1945 को सुबह 11:35 बजे एक धूप वाले दिन पर, जिस तारीख और समय पर उसे किताब मिली थी। इस भविष्यवाणी की डरावनी सटीकता से कोई संदेह नहीं बचता है। घंटों बाद वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, टोक्यो के सुमिदा वार्ड में, जहां एक इंटरमीडिएट लेवल डिमेंशनल क्रैक बन गया है। जैसे ही वे पास जाते हैं, वहां तैनात गार्ड उनका रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये इलाका वर्जित है। चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वे तेज रफ्तार से उनके पास से निकल जाते हैं, जिससे गार्ड कुछ देर के लिए चौंक जाते हैं। जब वो हिचकिचाता है और सवाल करता है कि क्या आगे बढ़ना वाकई ठीक है, तो हनाता उसे यकीन दिलाता है कि ये ठीक है। वो महिला बड़े संकट की व्याख्या करना शुरू करती है। तीसरे विश्व युद्ध, चांद का काला हिस्सा, हमलावर महामारी और तैरते हुए पेड़ जैसी विनाशकारी घटनाओं को आपात स्थिति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें पैंडेमोनियम आउटब्रेक, एक घटना जिसे मदोरी रोकने में कामयाब रही, एक विशेष रूप से गंभीर उदाहरण के रूप में सामने आती है। हालांकि किताब क़यामत दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन ये उन कई जादुई किताबों में से सिर्फ एक है जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। एंटी प्रोफेसी यूनिट खास तौर पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने, भविष्यवाणियों का विश्लेषण करने और पहले से ही कदम उठाने के लिए मौजूद है। उनकी जिम्मेदारियां कई खतरे के स्तरों तक फैली हुई हैं। रैंक 3 में एक या एक से ज्यादा क्षेत्रों का विनाश शामिल है। रैंक 2 में राष्ट्रीय आपातकाल तक का बढ़ना शामिल है। रैंक 1 में पूरे ग्रह के पर्यावरण पर असर पड़ना शामिल है। स्पेशल रैंक दुनिया के विनाश के लिए है। वो ध्यान से सुनता है। उसे बढ़ते हुए इस सच का एहसास हो रहा था जो अब चिंता में बदल रहा था। अपनी आवाज में जल्दबाजी के साथ वो पूछता है कि क्या ये मिशन अब सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है। वो महिला बिना हिचकिचाए पुष्टि करती है कि इस तरह के कर्तव्य स्वाभाविक रूप से एंटी प्रोफेसी यूनिट के सदस्य होने के साथ आते हैं। कुछ ही देर बाद किसाकागी और उसकी टीम उन्हें पीली चेतावनी की लाइन पार करते हुए देखती है और तुरंत उनका सामना करती है। ये मानते हुए कि वे नागरिक हैं, किसाकागी उन्हें वापस जाने की चेतावनी देता है और उनकी जगह के खतरों के बारे में बताता है। हालांकि वो उसकी चिंताओं को खारिज कर देती है और कहती है कि आज की भविष्यवाणी रैंक 3 का मामला है। हालांकि उनके सामने जो आयाम का दरार है वो एक इंटरमीडिएट बी रैंक जैसा लगता है। असल में ये बहुत बड़ा खतरा है। एक रैंक 3 आपदा, जिसे येलो जर्नल कहा जाता है, उसे यकीन है कि दरार और ज्यादा फैलेगा और जैसे कि कहने पर हो, ये तेजी से फैलने लगता है। किसाकागी मुड़ता है। भयानक तौर पर उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं क्योंकि दरार पूरी तरह से खुल जाती है। एक लहर में जीवों का झुंड निकलना शुरू हो जाता है। हर एक दूसरे से ज्यादा राक्षसी लग रहा था। एक तीखे हुक्म के साथ वो अपनी टुकड़ी को लड़ाई के लिए तैयार होने का आदेश देता है, लेकिन हमला तुरंत और बेरहमी से होता है। वे जीव कुछ ही पलों में उसकी फौज पर हावी हो जाते हैं, उन्हें बहुत कम प्रतिरोध के साथ काट देते हैं। दहशत फैल जाती है क्योंकि वो मन ही मन बड़बड़ाता है। उसे यह एहसास होता है कि बी और सी रैंक के शिकारी भी अपने पैर जमाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिर उसका ध्यान एक और भी बड़े खतरे पर जाता है, एक बॉस लेवल मॉन्स्टर से निकलती हुई बेहिसाब शक्ति। नए लोगों को आगे बढ़ते हुए देखकर किसाकागी एक बार फिर दखल देने की कोशिश करता है, उन्हें पीछे रहने की चेतावनी देता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, वो महिला अपना हाथ जमीन पर दबाती है और ट्रिसागिस्टस नाम का एक मंत्र डालती है। तुरंत नीचे से भाले निकलते हैं, उन जीवों को एक तेज और बेरहम हमले में छेद देते हैं। उनके शरीर गिर जाते हैं बेजान, क्योंकि खून उनके चारों ओर जमा हो जाता है।
हनाता भी अपना हमला शुरू करता है। तेज रफ्तार के साथ वो युद्ध के मैदान से सरलता से गुजरता है, सटीक सोचे समझे हरकतों के साथ अपने रास्ते में हर दुश्मन को मार गिराता है। ये कौशल देखकर किसाकागी अवाक रह जाता है। उसने हमेशा खुद को एस रैंक के शिकारी के तौर पर खतरनाक माना था, फिर भी ये लोग उससे कहीं ज्यादा बेहतर हैं। वो ये नहीं समझ पाता कि वे कौन हैं या कहां से आए हैं। फिर वो महिला किसाकागी की ओर मुड़ती है और बिना किसी संदेह के उसे पीछे हटने का आदेश देती है। उनके नजरिए से वो इस स्थिति में एक नागरिक है। किसाकागी की नजर उसके हाथ पर जाती है, जहां उसकी त्वचा पर एक प्रतीक छपा हुआ है। उसकी आंखों में पहचान की झलक दौड़ती है। उनकी यहां मौजूदगी संयोग नहीं है, वे सरकारी जासूस हैं। इससे पहले कि वो इसके मायने समझ पाता, एक बहुत बड़ा हाथ आयाम के दरार से बाहर निकलता है और उसे और भी ज्यादा फाड़ देता है। जैसे ही दरार चौड़ी होती है, एक विशाल जानवर बाहर निकलता है। जूलिया ओलिर एक ऐसा प्राणी जो एस रैंक से कहीं ज्यादा है, उन पर हावी हो जाता है। उसका भयानक रूप एक जबरदस्त उपस्थिति को दर्शाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वो महिला आगे बढ़ती है और हमला करने की तैयारी करती है। किसाकागी चिल्लाता है, उसे एक लापरवाह हमले के खिलाफ चेतावनी देता है, लेकिन उसके शब्द अनसुने रह जाते हैं। एक साथ वे अपने हमले शुरू करते हैं, अपने सामने के खतरे का सामना करते हुए। हनाता जानवर पर किक की एक श्रृंखला चलाता है, लेकिन उसे इस बात का सदमा लगता है कि उसके हमलों का कोई असर नहीं होता है। प्राणी का एंटी फिजिकल कवच उसके हमलों को बेकार कर देता है, जिससे उसे पीछे हटना पड़ता है। तभी वो महिला की ओर लपकता है। बिना हिचकिचाहट के वो अपने सामने ऊर्जा इकट्ठा करती है और एक जवाबी हमले की तैयारी करती है। हालांकि इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाती, केनी उनके बीच में आ जाता है और सिर्फ अपने खाली हाथ से जानवर के हमले को रोक देता है। इस हमले के असर से जानवर एक ऊर्जा के विस्फोट में फट जाता है, जिससे हर कोई कुछ समय के लिए दंग रह जाता है। जैसे ही धूल छटती है, हनाता उस हमले को पेनिट्रेशन शॉक के रूप में पहचानता है। हालांकि उसे जिस चीज से सच में सदमा लगता है, वो ये है कि उसने एस जोड़ रैंक के राक्षस को एक ही बार में ढेर कर दिया है। उसे इस बात का एहसास होता है कि कानागी की ताकत रातों रात काफी बढ़ गई है। हालांकि वो महिला चिल्लाती है और कहती है कि ऐसी ताकत की जरूरत नहीं थी। वो जानता है कि जब उच्च शारीरिक प्रतिरोध वाले दुश्मन का सामना करना हो, तो अंदर से हमला करना सबसे कारगर तरीका है। उसने ये वानटाक से सीखा, मुक्के के संत, जिसने उसे पिछली रात ही पेनिट्रेशन हमलों की मूल बातें सिखाई थीं। उसी के साथ कानागी उस लड़की की ओर मुड़ता है और उसका नाम पूछता है। ये देखते हुए कि उसने उसे बचाया है, तो कम से कम वो इतना तो हकदार है। वो उत्साह से बताती है कि उसका नाम अकाने है। उस पल पर ठहरने का समय नहीं था। हनाता वापस युद्ध के मैदान की ओर मुड़ता है और दरार से निकलने वाले राक्षसों की नई लहर से लड़ने के लिए अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाता है। वो महिला बिना डरे अपना हमला करती है, अपने विरोधियों को तरल पारे में भिगो देती है, फिर उसे अपनी मर्क्यूरियस रिजेक्ट शक्ति से एक शक्तिशाली विस्फोट में प्रज्वलित करती है। एक साथ वे आगे बढ़ते हैं, ये महसूस करते हुए कि जैसा कि कानागी ने पहले बताया था, अपने दुश्मनों को अंदर से तोड़ना कहीं ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। आगे बढ़ने के लिए दृढ़ होकर वो हनाता को इशारा करती है और बिना किसी हिचकिचाहट के वे दोनों आयाम के दरार की ओर बढ़ते हैं। उनके पीछे किसाकागी सिर्फ अविश्वास में देख पाता है। वो जानता है कि दरार के पार की दुनिया पूरी तरह से अलग है, एक अज्ञात क्षेत्र जो अंदर जाने के लिए अकल्पनीय खतरों से भरा है। फिर भी इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया कर पाता, वे दोनों पहले ही भाग चुके थे। बिना कुछ सोचे समझे दरार में कूद गए थे, जिससे वो ए रैंक के राक्षसों के बेजान शरीरों से घिरा रह गया था। उसे इस बात का एहसास होता है, ये दोनों आम लड़ाके नहीं हैं, उन्हें सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। जैसे ही वे आयाम में प्रवेश करते हैं, जीवों का एक जबरदस्त झुंड उनका इंतजार कर रहा होता है। स्थिति का आकलन करते हुए अकाने अपना हाथ उठाती है और ये बताती है कि राक्षस बाहर वालों जैसे ही हैं। सटीकता के साथ वो पारे के भालों की बौछार करती है, जिससे वे जीव तुरंत मर जाते हैं। कानागी दौड़ते हुए उसकी तकनीक को देखता है और उसकी जबरदस्त शक्ति को स्वीकार करता है। वो अब समझता है कि उसे एंटी प्रोफेसी यूनिट के अंदर सबसे मजबूत एरिया ऑफ इफेक्ट फाइटर क्यों माना जाता है। अन्य दुश्मनों को हराने के बाद अकानी अब एक बड़े भालू राक्षस के सामने खड़ी है। हालांकि जैसे ही वो हमला करने वाली होती है, हंता सबसे पहले उसकी ओर छलांग लगाता है। उसे देखकर भालू अपने पंजों से वार करता है, लेकिन हंता छत पर कूदकर बच जाता है और फिर जानवर पर चारों ओर किक की बौछार करता है। कानागी हंता को आसानी से हिलते हुए देखकर हैरत से देखता है और बस हंसता है। हालांकि उसे सदमा लगता है। कानागी अचानक भालू की ओर भागता है और ठीक उसी तरह किक की बौछार करता है जैसे हंता ने किया था, और हंता से पूछता है कि क्या ये उसकी अपनी तकनीक जैसी लगी। हंता हैरान होता है, लेकिन हैरत में मुस्कुराता है। राक्षस को हराने के बाद वे आगे बढ़ते हैं। अकाने ध्यान देती है कि जैसे जैसे वे गहराई में जाते हैं, दुश्मनों की संख्या कम होती जाती है। वे आखिरकार एक विशाल खुली जगह पर पहुंचते हैं, जो एक अखाड़े जैसा लगता है। अचानक वे अपने चारों ओर एक शक्तिशाली आभा महसूस करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि कुछ आ रहा है। उन्हें सदमा लगता है, एक विशाल मिनोटॉर योद्धा राक्षस उनके सामने कूदता है, जो पूरी तरह से गुस्से में है।
ये एक बॉस ब्लाइंड मिनोटॉर है जिसकी शक्ति का स्तर SSS रैंक है। जबकि हंता और कानागी उसकी विशाल उपस्थिति से हैरान होते हैं, अकाने उसके सामने लापरवाह खड़ी होती है और सवाल करती है कि क्या ये सच में बॉस है। पोर्टल से कई भाले निकलते हैं। जैसे ही अकाने दूसरों पर चिल्लाती है कि वे अपने सबसे मजबूत हमले करें, वो आखिरी वार को संभालेगी। ये सुनकर हंता अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जबकि कानागी पृष्ठभूमि में खड़ा होता है, उन दोनों के हमलों से हैरान होता है। हालांकि गहराई से वो जानता है कि जानवर को हराने के लिए ये काफी नहीं हो सकता है। जब हंता ये सुनता है तो वो हैरान हो जाता है कि कानागी को उनके सबसे मजबूत हमलों पर संदेह है। जादू के हमलों से बमबारी होने के बावजूद जानवर अपने विशाल हथियार से वार करता है, जिससे जमीन में एक गड्ढा बन जाता है और पूरे अखाड़े में शक्तिशाली सदमे की लहरें फैल जाती हैं। जैसे ही धूल छटती है, वे ये देखकर चौंक जाते हैं कि जानवर पूरी तरह से बेअसर रहता है, यहां तक कि उनके सबसे शक्तिशाली हमलों के बाद भी। ग्रुप एक बार फिर से लड़ाई के लिए तैयार होता है। जैसे ही कानागी खुद को तैयार करता है, वो अचानक किसी को अकाने की प्रतिभा की तारीफ करते हुए सुनता है। वो इस आवाज को पहचानता है। ये उसकी संस्थापक की आत्मा किलिक की है। किले के कीमियागर इस बात पर चिंता व्यक्त करता है कि अकाने की पवित्रता, फुर्ती और अविश्वसनीय ताकत के बावजूद इस लड़ाई में इतनी कम उम्र में मरने से उसकी प्रतिभा बर्बाद हो सकती है। किलिक के अनुसार अकाने ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ये मिनोटॉर शक्ति के बिल्कुल अलग स्तर पर है। उसने राक्षस के शारीरिक प्रतिरोध को कम आंका, जो 100% पर है। चिंतित होकर कानागी पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए, जिस पर किलिक बस हंस देता है। इस बीच हंता और अकाने मिनोटॉर से संघर्ष कर रहे हैं और उन्हें एहसास होता है कि उन्हें अपने साथ जादू में कुशल किसी को लाना चाहिए था। जैसे ही अकाने कानागी पर नजर डालती है, वो उसके शरीर से निकल रही अजीब ऊर्जा को देखकर चौंक जाती है। कानागी ने अपने शरीर पर नियंत्रण किलिक को सौंप दिया है, जिसने जानवर के पैरों पर अपना शक्तिशाली मंत्र मर्क्यूरियस डाला। मंत्र उसके निचले शरीर को जमा देता है, जिससे अकाने पूरी तरह से दंग रह जाती है। वो इस बात से हैरान होती है कि कानागी ने उसी तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया जैसे वो करती है, बल्कि ये भी कि उसने इसे इस तरह से अंजाम दिया कि जानवर पूरी तरह से हिल नहीं पाया। किलिक, जो अब कानागी के शरीर को नियंत्रित कर रहा है, अकाने को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखता है और उसे मूर्ख कहता है। फिर वो अपनी विशेषज्ञता में लचीलेपन की कमी के लिए उसे डांटता है और उससे कहता है कि एक सच्चे कीमियागर बनने के लिए उसे अभी भी 3 अलग अलग रूपों में पदार्थों में हेरफेर करना सीखना है। जैसे ही किलिक बोलता है, वो एक ही समय में मिनोटॉर के पूरे शरीर को पारे से भर देता है। जैसे ही तरल धातु राक्षस के मुंह से रिसना शुरू होती है, वो एक उबलने का मंत्र डालता है। जानवर के अंदर का पारा तेजी से गर्म होने लगता है, अंदर से उबलने लगता है, जबकि उसका जहरीला धुआं पूरे अखाड़े में फैल जाता है, जिससे दूसरों के लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अकाने हैरत में देखती रहती है, ये एहसास करते हुए कि कच्ची ताकत पर भरोसा करने के बजाय किलिक ने राक्षस को वश में करने के लिए बहुत ज्यादा तापमान का इस्तेमाल किया। इस बीच मिनोटॉर दर्द में कराहता है, उसका शरीर अंदर से ज्यादा गर्म हो रहा है। मंत्र का प्रदर्शन करते हुए किलिक कानागी से लापरवाही से कहता है कि वो अकाने को अपनी शिष्या बनाना चाहता है। हालांकि कानागी से एक मजाक समझकर टाल देता है। उबलता हुआ पारा आखिरकार मिनोटॉर को मार देता है और वो जमीन पर एक बेजान ढेर में बदल जाता है। इसी के साथ दिन का मिशन बॉस को हराना, जिसे लेवल 3 की भविष्यवाणी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जीत के साथ समाप्त होता है। अकाने अविश्वास में देखती है। वो समझ नहीं पाती कि उसने अभी अभी क्या देखा है। क्रेस्ट के अंदर रहने वाले एक जागृत व्यक्ति को ही उस तरह की शक्ति तक पहुंच होनी चाहिए। वो जानती है कि केनेगी हिको की ही श्रेणी में होना चाहिए, फिर भी वो उसके स्तर पर कीमिया का इस्तेमाल करने में कामयाब रहा। अभी भी सदमे में वो ये जानने की मांग करती है कि केनेगी वास्तव में कौन है। एक आत्मविश्वासी मुस्कान के साथ कानागी अपना हाथ बढ़ाता है और अपना परिचय देता है। गुस्सा होने के साथ साथ जिज्ञासु भी। अकाने अनिच्छा से उससे हाथ मिलाती है और घोषणा करती है कि वो उसे निश्चित रूप से याद रखेगी। कानागी को अकाने से मान्यता मिलते देख हंता खुशी से चमक उठता है। इस बीच बाहर किसाकागी और उसके आदमी इंतजार करते रहते हैं। उन्हें सदमा लगता है, आयामी दरार बंद होने लगती है। जैसे ही ये पूरी तरह से बंद होने वाला होता है, तिकड़ी सही समय पर बाहर कूद जाती है। कानागी पूछता है कि क्या मिशन आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है, जिस पर उसे बताया जाता है कि उन्हें सिर्फ मुख्यालय को रिपोर्ट करना है। जैसे ही वे अपने अगले कदमों पर चर्चा करते हैं, किसाकागी उनके पास आता है और अपनी टीम को बचाने के लिए उनका आभार व्यक्त करता है। वो उन्हें आश्वस्त करता है कि उसका उनकी पहचान या अंदर क्या हुआ, इसकी छानबीन करने का कोई इरादा नहीं है। अकाने उसके समझने के लिए उसका धन्यवाद करती है और उसे सलाह देती है कि वो अपनी रिपोर्ट में प्रतीक के बारे में विवरण शामिल करे, क्योंकि ये अधिकारियों को सब कुछ समझा देगा। जैसे ही वे दूर जाते हैं, किसाकागी अपनी मदद का प्रस्ताव देता है अगर वे कभी खतरे में पड़े। हालांकि अकाने मुड़ती है और बताती है कि वे शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे, और सुझाव देती है कि वो अपने रोजमर्रा के जीवन में लौट जाए। ये सुनकर किसाकागी को एहसास होता है कि आखिरकार वे सिर्फ नागरिक हैं, ऐसे लोग जो उसकी पहुंच से परे की दुनिया में रहते हैं। 11 मई को एन प्रीफेक्चर गांव में एक लाल चमक सड़कों से होकर गुजरती है।
एक गार्ड उसे देख लेता है, लेकिन वो हैरान रह जाता है और ये तय नहीं कर पाता कि ये क्या है। अचानक एक बहरा कर देने वाली, आसमान को चीरती हुई गर्जना गांव में गूंजती है। एंटी प्रोफेसी मुख्यालय में तिकड़ी कार से बाहर निकलती है और अकाने उन्हें मुख्यालय के लिए अपनी रिपोर्ट लिखने की याद दिलाती है। हालांकि हंता को उसके फोन पर एक संदेश मिलता है जिसमें उन्हें सूचित किया जाता है कि उन्हें प्रयोगशाला में बुलाया जा रहा है। उनके मिशन के तुरंत बाद एक असामान्य अनुरोध। उत्सुक होकर वे एंटी प्रोफेसी मुख्यालय की प्रयोगशाला में जाते हैं, जहां दो लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे हैं। एक मंच पर खड़ा है जबकि दूसरा स्टैंड में बैठा है और एक आधिकारिक लहजे में टिप्पणी करता है कि अकाने को रैंक 3 की आपदा को खत्म करने में काफी लंबा समय लगा। कानागी तुरंत उसे पहले वाले लाल बालों वाले आदमी के रूप में पहचान लेता है। हालांकि अकाने उसके घमंडी रवैये से नाराज हो जाती है। वो इस बात से चिढ़ जाती है कि वो इस तरह से बात करता है जैसे कि वो नेता हो, जबकि वो नहीं है। हंता तुरंत बीच में आता है, तनाव को कम करने की कोशिश करता है और पूछता है कि निदेशक कुरिहारा को उनसे क्या चाहिए। मंच पर खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि निदेशक है। जैसे ही हर कोई शांत हो जाता है, वो विश्लेषण टीम द्वारा भेजा गया एक वीडियो चलाता है। फुटेज में एक चमकता हुआ लाल गर्म कोयले का टुकड़ा दिखाई देता है, जो निदेशक के अनुसार एक भविष्यवाणी ग्रिमोire है। वो बताते हैं कि इसे एक ज्वालामुखी क्षेत्र में खोजा गया था और तब से इसका विश्लेषण किया जा रहा है। कानागी सोचता है कि क्या ऐसी स्थिति में ग्रिमोire को समझना भी संभव है। हालांकि निदेशक अपना चश्मा ठीक करते हुए बताते हैं कि एआई और एक्सरे तकनीक की मदद से वे कुछ जानकारी निकालने में कामयाब रहे। हालांकि सामग्री अभी भी अस्पष्ट है, लेकिन उन्होंने जो समझा वो एक ही भविष्यवाणी थी जिसमें जापान का साफ तौर पर जिक्र है। कमरे में हर कोई हैरान है, खास तौर पर अकानी, क्योंकि ये पूरी तरह से एक नई भविष्यवाणी है जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया। निदेशक आगे बताते हैं कि एंटी प्रोफेसी अनुसंधान बहुत उन्नत है, जो दुनिया भर से जानकारी इकट्ठा करता है, जिससे एक अज्ञात भविष्यवाणी की खोज बहुत असामान्य हो जाती है। लेकिन इस मामले में स्थिति अलग है। लाल बालों वाला आदमी तुरंत समझ जाता है कि इसका क्या मतलब है। उन चारों को इस मामले की जांच करनी होगी। निदेशक उसकी अंतर्दृष्टि की तारीफ करते हैं और बताते हैं कि ये मिशन आमतौर पर सामान्य सदस्यों को सौंपा जाता, लेकिन वे अभी उपलब्ध नहीं है। ये सुनकर कानागी को एहसास होता है कि यही कारण होगा कि जब वे लौटे तो मदोरी वहां मौजूद नहीं थी। निदेशक फिर उन्हें तुरंत जाने का आदेश देते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि आगे के विवरण ईमेल के जरिए भेजे जाएंगे। कानागी हैरान होता है कि उन्हें इतनी जल्दी एक और मिशन मिला, लेकिन लाल बालों वाला आदमी बस उससे कहता है कि उसे इसकी आदत हो जाएगी। बेचैनी की लहर महसूस करते हुए कानागी अपनी मुट्ठियां कसता है। उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि इस बार दुनिया की किस्मत सच में दांव पर हो सकती है। सू अपना हाथ मेज पर पटकता है और खड़ा हो जाता है। एक आधिकारिक आवाज में घोषणा करता है कि वो और उसके 3 अधीनस्थ इस मिशन को लेंगे। अकाने उसे फिर से बॉस की तरह काम करते देखकर साफ तौर पर नाराज हो जाती है। जैसे ही वे निकलते हैं, निदेशक उन्हें एक आखिरी चेतावनी देते हैं। उन्हें सावधान रहने की सलाह देते हैं क्योंकि इस मिशन की गंभीरता अज्ञात है। वो उन्हें यह भी याद दिलाते हैं कि भले ही भविष्यवाणी शुरू हो जाए, उन्हें कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले मुख्य फोर्स का इंतजार करना होगा। कार में कानागी मिशन के अज्ञात खतरों के बारे में बेचैन महसूस करता है। सामने की सीट से सू उन्हें कुछ आराम करने का सुझाव देता है, ये देखते हुए कि कानागी ने अभी अभी अपना पहला मिशन पूरा किया है। अकाने गर्व से इनकार करती है और जोर देकर कहती है कि उसे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि उसे हैरत होती है कि हंता और कानागी दोनों तुरंत प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं और कुछ ही पलों में सो जाते हैं। जागते रहने के लिए दृढ़, अकाने नींद से लड़ने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती है, थकान आखिरकार उस पर हावी हो जाती है और वो भी सो जाती है। कुछ देर बाद कार रुकती है। अकाने जाग जाती है और देखती है कि गाड़ी अब खाली है। घबराकर वो बाहर भागती है और दूसरों को एक चट्टान पर खड़ा पाती है, जो नीचे एक चमकती हुई रोशनी को देख रहे हैं। जो वो देखती है वो उसे पूरी तरह से अविश्वास में छोड़ देता है। एक विशाल जादुई घेरा जमीन पर फैला हुआ है, जिसका पैमाना उनके सोचे हुए से कहीं ज्यादा है। हंता तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ जाता है। ये उम्मीद से कहीं ज्यादा बुरा है। भविष्यवाणी लगभग पूरी हो चुकी है। जमीन से निकलते हुए कंकालनुमा आकृतियां विशाल क्रिस्टल के अंदर फंसी हुई हैं। उनकी भयानक चमक पूरे क्षेत्र में एक अशुभ रोशनी डालती है। ये दृश्य उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर देता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि वे शायद पहले ही बहुत देर हो चुके हैं। ये कंकाल रिपोर्ट में बताए गए गांव के 23 निवासी हैं। सू को अतीत की एक ऐसी ही घटना याद आती है। 30 साल पहले वाकायामा हवेली रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और एक आयामी दरार लगभग खुल गई थी। जैसा कि वो समझाता है, जादुई घेरे के केंद्र में विशाल खंभा ऊर्जा के विस्फोटों के साथ फूटने लगता है। ये देखते हुए सू उन्हें जल्दी से आगे बढ़ने का आग्रह करता है। हंता अपनी तलवार निकालते हुए पूछता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, जिस पर सू बताता है कि उन्हें इसे रोकना होगा। अकाने तुरंत उसे निदेशक के आदेशों की याद दिलाती है। उन्हें स्पष्ट रूप से आगे के निर्देशों का इंतजार करने के लिए कहा गया था। हालांकि इससे पहले कि वे आगे बहस कर पाते, वे अपने पीछे एक जबरदस्त आभा महसूस करते हैं।
जैसे ही वे मुड़ते हैं, वे कानागी को जबरदस्त ऊर्जा में घिरा हुआ देखते हैं, जो पहले से ही लड़ाई के लिए तैयार है। समूह को तुरंत एहसास होता है कि कानागी पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करता है। इसके बावजूद सू पर कोई असर नहीं पड़ता है। एक मुस्कान के साथ वो आगे कूदता है और दूसरों को उसका पीछा करने का आदेश देता है। हर कोई उसके पीछे भागता है, हालांकि अकाने उसे लापरवाही से काम न करने की चेतावनी देती है। जैसे ही वे जादुई घेरे की ओर भागते हैं, हिनोई और जादूगर को अचानक एक गंध महसूस होती है। में एक अजीब गंध, एक ऐसी गंध जो उन्हें अजीब तरह से जानी पहचानी लगती है। उन्होंने अपने जीवन में इसका सामना कई बार किया है। ठीक तभी जमीन हिंसक रूप से कांपती है और एक विस्फोट के साथ एक विशाल हाथ जमीन के नीचे से निकलता है। हनोकी की आंखें सदमे से चौड़ी हो जाती हैं। वो अब समझता है कि वे बिल्कुल क्या सूंघ रहे हैं। ये एक वर्जित तकनीक की बदबू है। यह झुलसा देने वाली गर्मी की किताब में लिखी गई भविष्यवाणी है। हनिनोई के अनुसार बंदु शाजिमा नाम का एक जागृत व्यक्ति, जो डार्क मैगस का नेता था, ने एप्सी काल के दौरान नरसंहार किया था। उसे आखिरकार अमोजिस ने मार डाला था, लेकिन इस प्रक्रिया में एक पूरे गांव को इस मुकदमे में घसीटा गया था। शाजिमा ने मारे गए ग्रामीणों का खून इकट्ठा किया और इसका इस्तेमाल एक जादुई घेरा बनाने के लिए किया, ताकि 1000 साल बाद उसका पुनर्जन्म सुनिश्चित हो सके। उसका लक्ष्य सब कुछ खत्म करके एक राक्षस राजा के रूप में दुनिया पर राज करना था। अपनी मौत से पहले उसने एक वर्जित तकनीक छोड़ी थी, जो बताती है कि उसके पुनरुत्थान के लिए जीवित प्राणियों का बलिदान कैसे किया जाएगा। अब वर्तमान में शाजिमा एक अज्ञात रैंक के बॉस के रूप में पुनर्जन्म ले चुका है। उसका मिशन साफ है, झुलसा देने वाली गर्मी की भविष्यवाणी को पूरा करना। अपने हाथों को देखते हुए वो गुस्से में है। उसे एहसास होता है कि उसे उम्मीद से बहुत कम ताकत के साथ पुनर्जीवित किया गया है। वो सोचता है कि क्या इस अनुष्ठान के लिए पर्याप्त बलिदान नहीं थे। जैसे ही वो अपने आसपास का जायजा लेता है, वो मजे से कहता है कि एक सहस्राब्दी के बाद भी जगह वैसी ही है। हालांकि जब वो एंटी प्रोफेसी यूनिट को करीब आते देखता है, तो उसके होंठ एक पागलों वाली मुस्कान में बदल जाते हैं, ये सोचते हुए कि ये उसके लिए और ज्यादा बलिदान है। अपनी काली कला को चैनल करते हुए वो प्लेट ऑफ यिन को छोड़ता है, जिससे चार्जिंग एंटी प्रोफेसी यूनिट के नीचे एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। कानागी डर के मारे देखता है कि विस्फोट हिनाता और अकाने को घेर लेता है, लेकिन जैसे ही धूल छटती है, वे बिना किसी खरोच के बाहर निकलते हैं। हालांकि कानागी की अभिव्यक्ति तब और ज्यादा गंभीर हो जाती है जब वो देखता है कि उनके उतरने की जगह के नीचे एक काला जादुई घेरा बन रहा है। ये डार्क आर्ट डेथ रियल्म है। घेरे से सैकड़ों आत्माएं निकलती हैं। उनके भयानक हाथ हंदा और अकाने को पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। वे पकड़ने वाली आत्माओं के खिलाफ संघर्ष करते हैं। उन्हें जल्दी से एहसास होता है कि शाजिमा जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा कुशल है। जैसे ही शाजिमा अपने मंत्र को प्रभावी होते हुए देखता है, उसे अचानक अपने पीछे कुछ हरकत महसूस होती है। ये कानागी है जो एक सरप्राइज अटैक लॉन्च कर रहा है। सहज सटीकता के साथ शाजिमा आसानी से मुड़कर और हटकर बच जाता है। वो कानागी को एक शौकिया के रूप में मजाक उड़ाता है, इससे पहले कि वो सीधे उसके नीचे प्लेट ऑफ यिन डालता है। विस्फोट होता है, लेकिन शाजिमा के सदमे में कानागी बिना किसी खरोच के बाहर निकलता है। वो अपनी थंडरबोल्ट हड़त शक्ति के साथ शाजिमा पर पलटवार करता है, लेकिन शाजिमा अपनी काली जादू को चलाकर उसे रोक देता है। हमले को रोकने के बावजूद शाजिमा कानागी के शक्ति के चयन से प्रभावित होता है। धुएं के अंदर से सू शाजिमा के पीछे आता है और क्राइसेंथेमम मंत्र का इस्तेमाल करता है, जिससे नुकीले चाकुओं की बौछार उसकी ओर जाती है। शाजिमा हैरान रह जाता है, लेकिन हवा में कूदकर आसानी से बच जाता है। जब वो हवा में होता है तो सू एक और मंत्र का इस्तेमाल करते हुए कि वो पहले से ही जानता था कि शाजिमा को इस तरह के निम्न स्तर की शक्ति से नहीं हराया जा सकता। अपना हथियार नीचे पटकते हुए सू पतझड़ की शक्ति को सक्रिय करता है, जिससे आसमान से चाकू बरसते हैं। हालांकि शाजिमा बस मुस्कुराता है और इसे सिर्फ रोशनी की बारिश कहता है। फिर वो अपने हाथ को एक तलवार में बदलता है और सू पर हमला करता है, जो उसे भारी झटका लगने के साथ रोकता है। रोकने के बाद शाजिमा को एहसास होता है कि सू शायद ग्रुप में सबसे मजबूत है। कानागी बगल में खड़े होकर शाजिमा की शक्ति को अथाह पाता है, क्योंकि वो उन दुश्मनों से पूरी तरह से अलग है जिनका उन्होंने अब तक सामना किया है। शाजिमा संस्थापकों से भी ज्यादा मजबूत महसूस करता है। जैसे ही कानागी इस पर विचार करता है, वो अपने साथियों को पीछे से उसे बुलाते हुए सुनता है। मुड़कर वो अकानी और हन को ब्लैक आर्ट स्किल से हमला होते हुए देखकर चौंक जाता है। हमले से बचने में कामयाब होने के बाद अकाने और हंता दोनों शाजिमा की ओर दौड़ना शुरू करते हैं, जो अभी भी सू से लड़ रहा है। उनसे लड़ते हुए शाजिमा 3 कंकाल राक्षसों को अकाने और हंता से निपटने के लिए बुलाता है, जो अभी भी उसकी ओर दौड़ रहे हैं। हंता अपने सामने एक राक्षस को बुलाए जाते हुए देखता है। एक किक मारता है, लेकिन उसे सदमा लगता है, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पाती। राक्षसों के शरीर उतने ही सख्त हैं जितने मिनोटॉर जिनसे वे पहले लड़े थे। कंकाल राक्षसों में से एक कानागी के सामने खड़ा हो जाता है और उसका रास्ता रोक देता है। इस बीच सू और शाजिमा हमलों की बौछार का आदान प्रदान करना जारी रखते हैं। शाजिमा सू का मजाक उड़ाता है, ये दावा करते हुए कि उसे अपने साथियों से कोई मदद नहीं मिलेगी।
हालांकि जैसे ही वो ये कहता है, सू सीधे शाजिमा के कंधे पर वार करता है, ये घोषणा करते हुए कि उसे किसी मदद की जरूरत नहीं है। फिर वो शाजिमा की ओर इशारा करता है, उसे दूर रहने की चेतावनी देता है, ये कहते हुए कि वो सिर्फ अपनी क्षमता पर भरोसा कर सकता है। अपने घाव से खून पोंछते हुए शाजिमा पागलों की तरह चिल्लाना शुरू करता है, ये दावा करते हुए कि उसे भी किसी की जरूरत नहीं है और वो सबको खत्म कर देगा। उसी के साथ वो सू पर हमला करता है, जो बमुश्किल अपने शरीर से कुछ इंच दूर हमले को रोकने में कामयाब होता है। जैसे ही सू शाजिमा के हमले को रोकने के लिए संघर्ष करता है, वो किसी को पीछे से उसे बुलाते हुए सुनता है। ये कानागी है जो शाजिमा की ओर दौड़ रहा है। शाजिमा उसे देखकर हैरान होता है क्योंकि उसने उसे रोकने के लिए एक राक्षस भेजा था। हालांकि जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो दूसरों को अभी भी राक्षसों से लड़ते हुए देखता है, जबकि उसने कानागी को जिसे भेजा था वो आधा कटा हुआ पड़ा है। जैसे ही शाजिमा ये समझता है, कानागी ने उसके चेहरे पर एक शक्तिशाली मुक्का मारा, जिससे वो जमीन पर घसीटते हुए चला जाता है। सू भी हमले से प्रभावित होता है और कानागी सुझाव देता है कि उन्हें शुइमा को हराने के लिए एक साथ लड़ना चाहिए। सू कुछ समय के लिए चौंक जाता है क्योंकि कानागी और अकाने ने अभी तक अपने विरोधियों को नहीं हराया है। इस आदमी ने हरा दिया है और अब वो उसकी मदद करने की पेशकश कर रहा है। हालांकि सू का अहंकार उस पर हावी हो जाता है और वो कानागी के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर देता है, ये घोषणा करते हुए कि उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो अकेले लड़ने के लिए काफी है। कानागी का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार तक अलविदा।